हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग में इसके पहले आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ कंसेप्ट देखे थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब कर सकते हैं, चाहे वो मंथ से रिलेटेड हो या ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिपीटिशन ऑफ मंथ। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ मंथ और रिपीटिशन ऑफ ईयर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये देखा था कि मैंने एक आपको मंथ कोड लिखवाया हुआ था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैंने कैसे बताया था आपको कि फर्स्ट 3 मंथ का कोड 144, लास्ट 3 मंथ 146 और बीच में 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, 144, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किस रूप में पूछेगा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में, आपसे क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सपोज मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि यदि 1 जनवरी 1995 को संडे है। आपसे कहा जाए कि 1 जनवरी 1995 को संडे है, तो उसी वर्ष के किस महीने में उसी तारीख को संडे पड़ेगा। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि 1 जनवरी 1995 को संडे है तो उसी वर्ष के किस मंथ में 1 तारीख को संडे पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो आपको सिर्फ अगर कोड याद रहता है तो आप कोड के माध्यम से आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप जानते हैं कि जनवरी 1995 की बात की गई है, इसकी मतलब उसी वर्ष की बात की गई है, 1995 की ही बात की गई है और तारीख भी सेम है, 1 जनवरी है और आपको 1 तारीख का ही पूछा गया, सिर्फ मंथ चेंज है। तो जनवरी का कोड किस मंथ के बराबर है उसी को आप बता दीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। आपने कहा कि जनवरी का कोड है हमारा 1, आपने कहा जनवरी का कोड हमारा 1 है, तो किस मंथ का कोड और 1 है और उसी तारीख को उसी वर्ष में सेम डे आपका पड़ेगा, तो आप कहेंगे अक्टूबर सेम है। जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम है, इसलिए 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को मान लीजिए संडे है, तो आपका 1 अक्टूबर को भी संडे होगा। सपोज 15 जनवरी को मंडे पड़ रहा है सब, तो आपका 15 अक्टूबर को भी मंडे पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप बताइए यदि 24 अप्रैल 1998 को सैटरडे था, 24 अप्रैल 1998 को सैटरडे था, तो उसी वर्ष के किस महीने में उसी तारीख को सैटरडे पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, हम ये चेक कर लेंगे कि अप्रैल मंथ का कोड किस और मंथ के कोड के इक्वल है, वही मंथ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप ये देखेंगे कि अप्रैल का कोड कितना है, अप्रैल का कोड 0 है। अप्रैल का कोड अगर 0 है तो और किस मंथ का कोड 0 है वो आप चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई। इसका मतलब अप्रैल एंड जुलाई मंथ का जो कैलेंडर होगा, कैलेंडर में अप्रैल और जुलाई मंथ का जो पेज होगा वो आपका इक्वल होगा, सेम डेट सेम डे पड़ेगा। ठीक है, आप ये मिला लीजिएगा, किसी भी कैलेंडर को आप उठाइए, जैसे आपका प्रेजेंट में 2020 चल रहा है। ठीक है, 2020 इसका मतलब यह लीप ईयर है, इसमें फरवरी 29 दिन का था। तो आप ये जानते हैं कि जब भी लीप वर्ष मिलता है हमें, तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड केवल चेंज होता है, एक कम हो जाता है, बाकी सेम डिजिट वैसे ही रहते हैं। तो आप लोग कैलेंडर मिलाइएगा, आपको सेम मिलेगा। आप लोग मिलाइएगा कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें
सेम कैलेंडर आप मिलाइएगा तो आप ये कहेंगे कि मार्च का जो 2020 का जो मार्च का कैलेंडर होगा, जो मार्च वाला पेज होगा, वो किसके बराबर होगा? नवंबर वाले के बराबर होगा। आप ये देखिएगा कि मार्च का पेज जब आप ओपन करेंगे और जब आप नवंबर का पेज ओपन करेंगे तो सेम डेट पर सेम डे आपको मिलेगा। ठीक है, सेम डेट पर सेम डे मिलेगा क्योंकि कोड क्या है? समान है। उसी प्रकार अप्रैल का किसके बराबर मिलेगा? जुलाई के बराबर मिलेगा। उसी प्रकार सितंबर का किसके बराबर मिलेगा? दिसंबर के बराबर मिलेगा। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा रिपीटिशन ऑफ मंथ कैसे होता है। सिर्फ आपको कोड याद रखना है। अगर कोड आप याद रख लेते हैं तो रिपीटिशन ऑफ मंथ का जो क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और रिपीटिशन ऑफ ईयर मतलब जैसे आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2020 का कैलेंडर आगे चल के हम कब यूज कर सकते हैं। सिर्फ 2020 ईयर का नाम चेंज होगा, 2020 की जगह कुछ और हो जाएगा, बाकी कैलेंडर सेम रहेगा। आप सेम कैलेंडर पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं रिपीटिशन ऑफ ईयर। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ ईयर। देखिए जो कैलेंडर होता है हमारा या तो आप उसे 6 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, या 28 वर्ष बाद, या 40 वर्ष बाद, या 12 वर्ष बाद रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6, 11, 28 को देखते हैं। 40 और 12 ये दोनों हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये अपवाद है थोड़ा इसमें। ठीक है, तो 40 और 12 का भी रूल बहुत कम जगह पूछा गया एग्जाम में, लेकिन हम कंसेप्ट सारे पढ़ेंगे कि 40 और 12 का यूज हम कब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6, 11 और 28 का देखते हैं। देखिए आपको कंसेप्ट क्या याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी ईयर का आपसे पूछ लिया गया, सपोज मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 2016 का कैलेंडर आप दोबारा कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। हमेशा आप ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से विभाजित करने के बाद यदि शेषफल, डिपेंड होता है क्वेश्चन शेषफल के ऊपर, अगर शेषफल आपका 0 प्राप्त हो रहा है तो आप दिए गए ईयर में 28 वर्ष ऐड कर देंगे। इसका मतलब आप ये देखेंगे कि 2016 को अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो 28 साल बाद हम उस कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। आप बताइए 2016 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100% कट जाएगा। अंतिम 2 अंक आप देखिए क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक आपके 4 से कटने चाहिए। तो 16 4 से कट रहा है, इसका मतलब शेषफल 0 आ रहा है। तो 2016 का कैलेंडर आप पुनः कब यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 2016 प्लस 28 इज इक्वल टू 2000 क्या आ जाएगा 44। इसका मतलब 2016 का कैलेंडर आप पुनः 2044 में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि रिमाइंडर, सपोज मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2017 का कैलेंडर आप बताइए पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आप ईयर को 4 से विभाजित करेंगे। यदि शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, यदि शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है तो आप दिए गए वर्ष में कितना ऐड करेंगे, 6 वर्ष ऐड कर देंगे। शेषफल 0 आने पर दिए गए वर्ष में 28 ऐड करेंगे, शेषफल 1 आने पर दिए गए वर्ष में 6 वर्ष ऐड करेंगे। जैसे 2017 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा शेषफल 1 बचेगा। शेषफल अगर 1 बच रहा है तो आपका 6 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 2017 का कैलेंडर पुनः आप 6 वर्ष बाद मतलब 2023 में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2023 में आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। फिर आते हैं 2018 या 2019।
19। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम साइड में, ताकि आपको रिमाइंडर और उसमें दिए गए वर्ष में कितना ऐड करना है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, 2018 या 2019 का कैलेंडर आप कब यूज कर सकते हैं? तो इस दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करेंगे यदि शेषफल चाहे 2 प्राप्त हो रहा हो चाहे आपको 3 प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, 2018 को आप 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 मिलेगा, 2019 को आप 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपको 3 प्राप्त होगा। तो 2018 या 2019 शेषफल यदि 2 या 3 प्राप्त हो रहा है तो दिए गए वर्ष में आप 11 ऐड करेंगे, दिए गए वर्ष में आप 11 ऐड करेंगे। सपोज आपसे पूछ लिया गया कि 2018 का कैलेंडर आप पुनः कब यूज कर सकते हैं, तो 2018 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो आपको क्या शेषफल मिल रहा है? 2 शेषफल मिल रहा है। तो आप 2 शेषफल आने पर कितना जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। इसका मतलब 2018 का कैलेंडर आप 2029 में पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2018 का कैलेंडर आप पुनः 2029 में प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए इसी पर आपसे पूछ लिया गया कि आप बताओ 2000 या 1946 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया गया था? पुनः कब प्रयोग किया गया था, ये आपसे पूछ लिया। 1946 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया गया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे, उसी 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि 1946 का कैलेंडर कब यूज किया गया था। तो आप कैसे बताएंगे? आप 1946 को 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है? रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 प्राप्त हो रहा है तो आप दिए गए वर्ष में कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड कर देंगे और आप कह सकते हैं कि 1957 में 1946 का कैलेंडर पुनः प्रयोग किया गया था। समझ में आ गया? ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 1873 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया गया था? 1873 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया गया था? तो आप क्या करेंगे? 1873 को डिवाइड कर देंगे 4 से, और 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। और रिमाइंडर 1 आने पर आप दिए गए वर्ष में कितना ऐड करते हैं? दिए गए वर्ष में आपको 6 ऐड करना पड़ता है। तो 6 आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1879। 1879 में पुनः 1873 का कैलेंडर आप प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? बस आपको ये चीज आपको मेन याद रखना है। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, 0 शेषफल आने पर दिए गए वर्ष में 28 ऐड करना है, 1 आने पर 6 ऐड करना है, 2 या 3 आने पर 11 ऐड करना है। बस इतनी चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब आते हैं 40 और 12 का यूज कब और कहां पे होगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन आप समझेंगे बड़े आराम से तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं 40 और 12 का यूज कैसे करना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग 40 और 12 का देखते हैं। देखिए 40 वर्ष कब ऐड करना है और 12 वर्ष कब ऐड करना है, उसके पीछे थोड़ा सा अपवाद भी कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1872 कहा मैंने। ठीक है, 1872 कहा मैंने। आप कहेंगे कि हम आपसे पूछें कि 1872 का कैलेंडर आप पुनः कब प्रयोग में ला सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि 1872 को हम
4 से विभाजित करें। यदि हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है तब हमें ईयर में कितना ऐड करना पड़ेगा, ईयर में हमें 28 ऐड करना पड़ेगा और सन 1900 में हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है लॉजिक समझिएगा इसके पीछे। आप बताइए 1872 ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, पहले आप ये बताइए। 1872 ये आपका लीप ईयर है, 1872 आपका ये लीप ईयर है, ठीक है। अगर 1872 लीप ईयर है और आपने कहा कि इसका यूज हम सन 1900 में कर सकते हैं, 1872 में फरवरी जो होगा वो 29 डेज का होगा क्योंकि यह लीप ईयर है। सन 1900 की बात करें तो सन 1900 ये कैसा वर्ष है, क्या लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर है, तो आप ये कहेंगे ये आपका नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो इसमें फरवरी कितने दिन का होगा, इसमें फरवरी 28 डेज का होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर शताब्दी वर्ष आ रहा है तो शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से अगर कटेगा तभी वह लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो शताब्दी 1900 शताब्दी वर्ष है लेकिन यहाँ 400 से नहीं कट रहा, इसका मतलब यह लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है और इसमें फरवरी 28 डेज का होगा। आप बताइए यहाँ पे फरवरी 29 दिन का है और यहाँ पर फरवरी 28 दिन का है, तो क्या सेम कैलेंडर मिला आपको, सेम कैलेंडर नहीं मिला। तो यहां पर एक अपवाद है कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी आप एक बार चेक करोगे, यदि लास्ट में 72 वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, जहां पर 72 मिलेगा आपको लास्ट में, तो एक बार आप ये चेक करना जरूर कि क्या 1872 में 28 ऐड करने पर क्या मुझे लीप ईयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर लीप ईयर मिल रहा है तब सेम कैलेंडर होगा, अगर लीप ईयर नहीं मिल रहा है तब उस कंडीशन में आप 1872 में कितना ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1912। 1872 का कैलेंडर आप पुनः 1912 में यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। सपोज आपसे अगर 1972 का पूछता, सपोज आपसे 1972 का पूछता तो आप कहते हैं 1972 एक कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। इसका मतलब हमें इसको 4 से डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करने पर इसको मिटा देते हैं। आपसे 1972 का पूछता तो आप कहते हैं 1972 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो आप कितना ऐड करोगे, 1972 में आप 28 ऐड करोगे और आपको क्या मिलेगा, 2000 मिलेगा। लेकिन आपको यह चेक करना पड़ेगा कि 1972 तो हमारा एक लीप ईयर है, तो क्या 2000 भी लीप ईयर बना रहा है, तो ये भी लीप ईयर और ये भी लीप ईयर, तो दोनों अगर लीप ईयर है तो क्वेश्चन सही है, 2000 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपका 1772 मान लीजिए दे दिया, 1772 दे दिया, आपसे पूछा गया कि 1772 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग करेंगे आप, तो 1772 तो हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है, 72 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। उस कंडीशन में इसमें 28 ऐड करना चाहिए था और आता कितना आपका 1800 आता। लेकिन 1772 एक लीप ईयर है, सन 1800 लीप ईयर नहीं है। तो उस कंडीशन में आप 1772 में आप कितना ऐड करते, 40 ऐड करते और आपका आंसर कितना आता, 1812 आता। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। जहां भी 72 वाला सवाल आएगा एक बार चेक करना है आपको कि क्या दोनों लीप ईयर बना रहा है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं लॉजिक कि 12 कहां पे यूज होगा। ठीक है, 12 वाला लॉजिक देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने आ गया कि कब हमें 12 ईयर ऐड करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने आ गया कि 1996 का कैलेंडर कब यूज करेंगे और मैंने एक तरफ लिखा 1896 का कैलेंडर कब यूज करेंगे। ठीक है, एक तरफ लिखा मैंने 1996 का कैलेंडर और एक तरफ लिखा मैंने 1896 का कैलेंडर। ठीक है, 1896 मैंने क्यों लिया है, 1996 क्यों लिया है, अभी इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि 1896, मैंने 1 जनवरी की बात की।
1 जनवरी 1896 की बात की और मैंने कहा कि इस दिन सपोज मान लीजिए संडे है, 1 जनवरी 1896 को संडे है और ये आपका लीप ईयर है, समझ रहे हैं आप, 96 4 से कटेगा, इसका मतलब यार लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन का होगा। अगर हम कहें कि 1 जनवरी 1897 की बात करें, इस दिन कौन सा डे होगा, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि जिस ईयर से आप अगले ईयर में जा रहे हैं, अगर बीच में 29 फरवरी पड़ रहा है तो आप 2 दिन ऐड करते हैं, अगर 29 फरवरी नहीं पड़ रहा है तो केवल 1 दिन ऐड करते हैं। तो यहां से यहां जब आप आएंगे तो 29 फरवरी बीच में पड़ेगा तो 2 दिन ऐड कर दीजिए, संडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, फिर आप 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी 1898 की बात करें तो कितना मिल जाएगा, 1 दिन ऐड होगा, वेडनेसडे। ठीक है, फिर हम 1 जनवरी 1899 की बात करें तो यहाँ पे थर्सडे होगा। फिर हम बात करें 1 जनवरी 1900 की बात करें, 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, अगर लीप ईयर नहीं तो एक ही दिन ऐड करेंगे आप, थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। फिर उसके बाद 1901 की बात करें तो फ्राइडे के बाद सैटरडे। फिर हम 1901 के बाद 1902 की बात करें तो कितना आ जाएगा, आप बताइए, 1902 में कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1902 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 जनवरी 1902 को संडे आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा क्या डिफरेंस है, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि 1896 और यहां पे कुछ गलती तो नहीं है, संडे के बाद 96, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं, सेम चीज यहां भी फॉलो करते हैं। देखिए 1 जनवरी 1996 की बात की, मैंने कहा कि इस दिन संडे है। ठीक है, फिर आप कहेंगे 1 जनवरी अगर हम 1997 की बात करें तो 1 जनवरी 1997 को आपको कौन सा डे पड़ेगा, बताइए, 96 तो आपका लीप ईयर है और 96 अगर आपका लीप ईयर है तो 29 फरवरी बीच में पड़ेगा, 29 फरवरी बीच में पड़ेगा तो आपका 2 दिन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्यूसडे। 1 जनवरी हम 1998 की बात करें तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, वेडनेसडे। फिर 1 जनवरी हम 1999 की बात करें तो आपका क्या होगा, थर्सडे। फिर हम 1 जनवरी 2000 की बात करें तो अभी आपका 29 फरवरी नहीं पड़ा, यहाँ से जब आप यहाँ आ रहे हैं तो अभी 29 फरवरी नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे थर्सडे के बाद फ्राइडे ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2001 पर जब आप आएंगे तो बीच में 29 फरवरी पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन ऐड हो जाएगा, तब आपका संडे आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, तो यहां पे एक चीज देखिएगा कि 2001 को यहां पे आपका क्या पड़ा, संडे पड़ा, लेकिन क्या 1996 का कैलेंडर 2001 के संडे के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1996 आपका एक लीप ईयर है, 2001 अभी आपका लीप ईयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सेम चीज यहां भी देखिए, पहले हम यहीं पे देखते हैं, यहां पे 1896 को संडे पड़ रहा था और यहां पे 1902 को संडे पड़ रहा है, लेकिन 1896 तो आपका एक लीप ईयर है, लेकिन 1902 आपका एक लीप ईयर नहीं है। हम ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें लीप ईयर ना मिल जाए। ठीक है, चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं 1 जनवरी 1902 को संडे था। फिर हम आते हैं 1 जनवरी 1903 को, 1 जनवरी 1903 को क्या पड़ेगा, मंडे। फिर 1 जनवरी 1904 को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। अब 1 जनवरी 1905 को जब आप आएंगे तो बीच में 29 फरवरी, क्योंकि 1904 आपका एक लीप ईयर है और जब बीच में 29 फरवरी पड़ेगा तो 2 दिन आप ऐड करेंगे, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 जनवरी 1906 को क्या पड़ेगा आप बताइए, थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा। और 1 जनवरी 1907 को आपका सैटरडे आ जाएगा। फिर 1 जनवरी 1908 को आपका पुनः संडे आ जाएगा।
अब आप देखिए पुनः संडे जब आप मिला तो क्या दोनों ईयर लीप ईयर बना रहा है कि नहीं? तो 1896 भी लीप ईयर था और 1908 भी आपका एक लीप ईयर है। इसका मतलब आप बताइए कितने साल बाद आपने पुनः ये कैलेंडर यूज किया? 12 साल बाद आपने पुनः यह कैलेंडर यूज किया। अब लॉजिक ये समझिएगा, लॉजिक क्या था बीच में कि जब भी 1996 या बीच में आपको यहां पे एक लीप ईयर प्राप्त हो जाए, जब भी यहां पे आपको बीच में एक लीप ईयर शताब्दी जब भी आपको मिले, अगर बीच में आपको शताब्दी वर्ष मिल रहा है, अगर वह लीप वर्ष मिल रहा है, फिर से समझिएगा, हम आपको इसको नोट्स लिखवा दे रहे हैं, कभी भूलिएगा मत। तो यहां पर 1996 में इसमें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसमें तो आपका 28 सॉरी हाँ, इसमें तो आपका 0 आने पर 28 ऐड करते थे, तो ये तो आपका लॉजिक वही चलेगा। लॉजिक यहां पे है कि अगर बीच में कोई शताब्दी वर्ष मिल रहा है लेकिन वह लीप ईयर नहीं है, तब आपका कितना ऐड होगा? 12 ऐड होगा। अगर बीच में शताब्दी मिल रहा है कोई और वह लीप ईयर है, तो आपका फॉर्मूला वही चलेगा जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से समझिएगा, हम 2-3 और एग्जाम्पल इसको हम मिटा देते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 1796 का कैलेंडर पुनः कब यूज होगा। ठीक है, 1796 का कैलेंडर पुनः कब यूज होगा? तब आपने कहा कि 1796 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1796 तो हमारा एक लीप ईयर है। 1796 तो हमारा एक लीप ईयर है। बीच में एक शताब्दी आएगा यहां पे सन 1800, बीच में एक शताब्दी 1800 आएगा। अगर यह लीप ईयर होगा तब आपका कंसेप्ट वही चलेगा जो आपने लिखा हुआ है। अगर यह लीप ईयर नहीं होगा शताब्दी, तब आप उस कंडीशन में इसमें 12 ऐड करेंगे और आपका सही आंसर क्या आएगा? 1808 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप देखिए, अगर हमने कहा कि आप बताइए सन 1996 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, तब आप ये कहेंगे कि 1996 हमारा एक लीप ईयर है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे मुझे शताब्दी मिलता है सन 2000, शताब्दी मिलता है सन 2000। अगर यह शताब्दी आपका लीप ईयर है तो कंसेप्ट वही चलेगा। इसका मतलब 96, रिमाइंडर 0 आने पर इसमें कितना ऐड करते थे? 28 ऐड करते थे और आपको कितना मिल जाएगा? 2024 में ही यूज होगा। लेकिन अगर यह लीप ईयर नहीं होता तब हम कितना ऐड करते? तब हम इसमें 12 ही ऐड करते। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका कैलेंडर खत्म हो चुका है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।